ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता चलता है भाई, कोई बताएगा मेरे को, फिर तो मैं बताऊंगा। बताओ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D। कोई नहीं बताएगा अभी, सब लोग जो आए हैं वो भी ऐसे हो रखे हैं कि सर बस ठीक है छुट्टियां हैं सर, चलो ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हम एक सीधी रेखा, है ना, एक स्ट्रेट लाइन से सीधा दिख रहा है कि भाई वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, हम लोग कंसर्न्ड है सिर्फ एक सीधी रेखा में मूव करने के लिए। तो अगर ऐसा मोशन होगा जिसमें हम सिर्फ एक सीधी लाइन में मूव करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इतना सिंपल है इसका मतलब, राइट। तो अब एक और बात होगी कि ये सिर्फ एल एल को स्पैन करेगा, यानी सिंगल डायमेंशन ऑफ लेंथ। सिंगल डायमेंशन ऑफ लेंथ मतलब क्या था कि स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट, उसी के अलोंग ये मोशन होगा। अब मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं पहले कि व्हाट इज मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कोज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज है। तो मोशन ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज के बारे में क्या बता रहा है मैकेनिक्स। पहली बात तो कि कोज क्या है उसका, और दूसरा उसका इफेक्ट क्या है। तो कोज और इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। अब इस बॉडीज में भी कुछ वो होगा, स्पेशल टाइप ऑफ बॉडीज होंगी, उन्हीं के बारे में खाली हम डिस्कशन करते हैं मैकेनिक्स में, जिनको बोलते हैं रेजिड बॉडीज, है ना, रेजिड बॉडीज। कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज ए रेजिड बॉडी, जिनको पता है व्हाट इज ए रिजिड बॉडी। सर जो बॉडी सॉलिड होती। सॉलिड होती है। और कोई बताएगा। सॉलिड, बिल्कुल सही बात है, जो बॉडी सॉलिड होंगी। सॉलिड एक थोड़ा लूज टर्म्स में बोल सकते हैं कि हाँ जो बॉडी सॉलिड है उनको बोल सकते हैं कि हाँ दे आर रिजिड बॉडीज। कुछ और भी ऐड करेंगे कोई स्टूडेंट। जैसे कुछ कुछ वर्ड मैं आपको बताता हूँ फिर देखना कि ये बॉडीज ठोस होंगी, है, ठोस या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होंगी, है ना। ये शब्द आपके दिमाग में आ सकते हैं। रेजिड से मतलब हुआ ठोस है, स्ट्रोंग है, मजबूत है ना। ये सब चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो अब रिजिड का मतलब, फॉर्मल डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ कि रिजिड का मतलब क्या है एक्चुअल में। देखो, अगर कोई ऐसी बॉडी है, ये रैंडम मैंने बॉडी कोई कंसीडर कर ली। अब ये बॉडी ऐसी बॉडी है कि इसके बीच में अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं, कोई भी 2 पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट लिया मैंने P1, दूसरा पॉइंट मैंने लिया P2। अब ये एक रेजिड बॉडी है जिसके ऊपर ये कोई 2 पॉइंट है। अब मैं इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। ये फोर्स चाहे पुलिंग फोर्स हो या फिर पुशिंग हो। अब अभी ये बॉडी को दोनों साइड से पुश कर रहा है, तो यानी अभी ये क्या करेगा, दिस फोर्स F1 विल ट्राई टू कंप्रेस दिस बॉडी। ये फोर्स F1 है, इस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा या फिर पिचकाने की कोशिश करेगा। तो अब देखो, अगर तो ये रेजिड बॉडी हुई तो इन दैट केस जो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स है, P1 और P2 के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप बाहर से कितना भी फोर्स इस पे अप्लाई कर दो, चाहे कितने ही जोर से इसको खींच लो, चाहे कितने ही जोर से इसको कंप्रेस कर दो, इवन देन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2 विल रिमेन सेम। ठीक है। अब देखो ये बॉल है, मान लो, क्या ये रिजिड बॉडी है, क्या ये बॉल एक रिजिड बॉडी है। यस सर। यस सर। भाई देखो, बाहर से फोर्स लगाया तो इसके ये पिचक गई ना, तो इसके बीच में अगर मैंने यस। 2 पॉइंट लिए होते तो उनकी दूरी कम हो गई होती। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स उनकी दूरी यस। कम हो गई होती। तो दिस मीन्स ये बॉल तो रिजिड बॉडी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि अ, अ, ये माउस है, क्या ये रिजिड बॉडी है। नो सर। यस सर। अच्छा। अब अगर मैं इसको हथौड़ा मारूं तो इसका वो टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे, टूट जाएगा ये। अगर मैं यस इसको सर। हैमरिंग कर दूं तो ये टूट जाएगा। तो दिस यस मीन्स सर। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इसके बीच के 2 पॉइंट की दूरी कम हो गई, यस सर। है ना। अगर एक आयरन बार यस हो, सर। एक लोहे का टुकड़ा हो, तो क्या वो एक रिजिड बॉडी है। जैसे हथौड़ा ही मान लो, हैमर है, हैमर इज रिजिड बॉडी और नॉट।
हैमर भी रिजिड बॉडी नहीं है। जैसे आप हैमर के लिए बोल रहे हो ना, भाई कितना तो फोर्स होगा। अब मैंने फोर्स के बारे में ये थोड़ी बताया कि कितना फोर्स है। अगर मैं बोलूँ आपको कि 1 लाख न्यूटन में फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, 1 लाख न्यूटन, 1 लाख न्यूटन का मतलब क्या हुआ, 10 टन के आसपास वेट, जो मास है ना। तो इतना अगर मैं फोर्स लगा दे रहा हूँ, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स चिपक जाएगा ना सब कुछ। ये छोटी मोटी चीजें तो ऐसे कचूमर बन जाएंगी। अब लोहे का अगर आपको मान लो हैमर है, तो मैं उसके लिए बोल दूंगा कि भाई मैं 1 करोड़ न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। अब 1 करोड़ न्यूटन के बाद हथौड़े का क्या बनेगा, हैमर का क्या बन जाएगा, पापड़ बन जाएगा। मतलब वो बिल्कुल ही एक थिन शीट ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा है, वो उसको डिफॉर्म कर देगा। तो कोई भी बॉडी, अब देखो आयरन का हथौड़ा भी नहीं रहा रेजिड बॉडी, और ये छोटी मोटी चीजें ये भी नहीं रही। तो क्या हमारे पास रेजिड बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, बताओ। जो रेजिड बॉडी का कंसेप्ट है ना, ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। जो भी हमारे पास वस्तुएं, हमारे आसपास जो भी बॉडीज हैं, दे आर अप्रोक्सीमेट रिजिड बॉडीज, है ना। जिस एप्लीकेशन में हम लोग उसको ले रहे हैं, अगर वो उस एप्लीकेशन के पर्पज से डिफॉर्म नहीं हो रही, दिस मीन्स कि वो हमारे लिए रिजिड बॉडी है। जैसे हमने क्या लिया, हमने माउस को लिया। माउस का काम क्या है कि कंप्यूटर पे पॉइंटिंग कर ले बस, तो उस पर्पज के लिए ये डिफॉर्म नहीं हो रहा। तो एज फार एज इट्स एप्लीकेशन इज कंसर्न्ड, मैं बोल दूंगा कि हाँ एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। वैसे ही बॉल है, अब बॉल को मैं फेंक रहा हूँ या ऐसे पकड़ रहा हूँ, तो एज फार एज दिस एप्लीकेशन इज कंसर्न्ड, ये बॉल भी डिफॉर्म नहीं हो रहा, यानी इसके भी दो बीच पॉइंट के बीच में दूरी कम नहीं हो रही। तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि इट इज एन अप्रोक्सीमेट रिजिड बॉडी फॉर माई पर्टिकुलर एप्लीकेशन। हैमर था, हैमर को भी मैं हैमरिंग कर रहा हूँ, है ना। उससे क्या करूंगा, कीलें ठोकूंगा, है, या फिर नेल्स को या किसी चीज को तोड़ने के लिए यूज करूंगा। तो अब हैमर है, हैमर हैमर भी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए तो डिफॉर्म नहीं हो रहा ना। तो दिस मीन्स कि वो भी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अप्रोक्सीमेट रिजिड बॉडी है। बट एज फार एज द कंसेप्ट इज कंसर्न्ड कि रिजिड बॉडी क्या होती है, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। क्योंकि कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, P1 और P2, भाई कोई तो ऐसा फोर्स होगा ना कि उस फोर्स को आप अप्लाई करोगे तो वो चीज डिफॉर्म हो जाएगी। अब फोर्स इनफाइनाइट फोर्स लगा दो तो डिफॉर्म हो जाएगी। तो दिस मीन्स कि रिजिड बॉडी नाम की चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रू रिजिड बॉडीज नहीं होती, बट अप्रोक्सीमेट रिजिड बॉडीज हम लोग लेके चलते हैं एज पर अवर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है भाई। अब मैकेनिक्स क्या करती है, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कोज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज के मोशन के कोज एंड इफेक्ट्स को अगर हम स्टडी करें, तो वो ब्रांच ऑफ साइंस जो इस सब के लिए हेल्पफुल होगी, दैट इज मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में दो पार्ट हैं, देखो पहला हुआ काइनेमेटिक्स। क्योंकि हम कोज एंड इफेक्ट के बारे में कंसर्न थे, तो अब देखो उसी हिसाब से इसके बाइफरकेशन है कि ये दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। द फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स सिर्फ इफेक्ट्स के बारे में चिंतित है। काइनेमेटिक्स ओनली टॉक्स अबाउट इफेक्ट्स ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ मोशन, उनके इफेक्ट के बारे में खाली चिंतित है। और उससे अपोजिट डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स के अंदर हम लोगों को कोज ऑफ मोशन का भी पता होना चाहिए कि जो मोशन है उसका कोज क्या हुआ। अब मोशन का एक ही कोज हो सकता है, दैट आर फोर्सेस। कोई अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगे, कोई अगर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, अगर ये बॉडी है ऑफ मास एम, इस फ्रॉम आउटसाइड दिस बॉडी अगर कोई इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगे, अनबैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि मान लो इधर से एफ लगा और इधर से भी एफ लग गया, बिल्कुल अपोजिट फोर्स। तो अब इसमें अनबैलेंस फोर्स कुछ नहीं हुआ, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो इस बॉडी के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये हमें बाई इंट्यूशन भी पता चल रहा है कि यार एक साइड से इधर धक्का मार रहे हैं और उतने ही फोर्स से राइट साइड से लेफ्ट साइड को धक्का मार रहे हैं। तो दिस मीन्स द मोशन पैरामीटर्स, यानी कि रेस्ट पे है तो ये मोशन में नहीं आएगी, और अगर मोशन में है तो ये रेस्ट पे, ये वाले पेयर ऑफ फोर्सेस इसको नहीं ला सकते। अब अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हो सकता है, या तो ये अकेला फोर्स एग्जिस्ट करता हो, है ना, या फिर दूसरा फोर्स हो, मान लो F2, और वो F2 है वो F1 से बड़ा हो, है ना, F1 से बड़ा हो। चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, लेंथ वाइज अगर बड़ा कर दूं तो दिस मीन्स कि दिस हैज मोर मैग्नीट्यूड। तो F2 इज अ फोर्स दैट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू फोर्स F। तो ये अब यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक। अब देखो, अगर बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे, अब बॉडी कौन सी थी, रिजिड बॉडी। हमेशा मैकेनिक्स में सबसे पहला चैप्टर कौन सा आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
मैटर में, उससे पहले सब में रिजिड बॉडी रहेगी। मैकेनिक्स के सारे में 1D 2D मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, सब में बेटा हम लोग वी विल टॉक ओनली अबाउट रिजिड बॉडीज। ठीक है, और रिजिड बॉडीज का कोई मतलब नहीं है। देखो ये है, बस अब ध्यान इतना रखो कि ये मास m था ना, अगर मैं इस पे बाहर से फोर्सेस लगा रहा हूँ, बाहर से इस मास m पे मैं अगर फोर्सेस लगा रहा हूँ, तो बस मेरे चिंता इतनी है कि ये फोर्सेस इसको डिफॉर्म ना कर दें, ये फोर्स इसको डिफॉर्म ना कर दे। अगर ये डिफॉर्म नहीं कर रहे, बस इसके मोशन पैरामीटर में चेंज ला रहे हैं, लाइक रेस्ट पे था तो मोशन में ले आए, वेलोसिटी कम थी तो वेलोसिटी बढ़ा दी, या फिर इसको कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया, या ये मोशन में थी तो उसको रोक दिया, बस उन पैरामीटर में चेंज आए। अब ये बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये ऐसी चपटी ना हो जाए, है ना, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। तो बस ये इतना सा नाम याद रख लो कि रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज होती है, और थ्रू आउट द चैप्टर बस ये याद रखना कि बॉडीज डिफॉर्म नहीं होंगी, बॉडीज की जो शेप है वो शेप है इंटैक्ट रहेगी, जो उसका साइज है वो भी इंटैक्ट रहेगा। तो दिस मीन्स कि ये थ्रू आउट मैकेनिक्स चलने वाला है। ठीक, मैकेनिक्स में बाय डिफॉल्ट मैं बोलता हूँ कि व्हाट अ बॉडी, तो दिस मीन्स इट्स अ रिजिड बॉडी। अब इसके बाद बात आती है मोशन। What is motion? If an object changes its position with respect to its surrounding with the time, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट है दैट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है। तो अब आपको ये भी पता पड़ रहा है ना कि कोई चीज मूव कर रही है, मूव कर रही है का मतलब क्या है कि भाई एक टाइम अभी देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से देखूंगा, तो उसने अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर ली, तो हमने बोल दिया कि दिस इज मोशन, या फिर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इसके जस्ट विपरीत क्या हो सकता है कि अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने अभी देखी, थोड़ी देर बाद देखी तो भी वही रखी है, फिर थोड़ी देर बाद देखी तो भी वही रखी है, दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये तो हमें सबको पता है बेसिक। अब मुझे बताओ, क्या आप लोग रेस्ट पे हो? जहां आप बैठे हो वहां पे रेस्ट पे हो क्या आप? Yes, sir. कितने बच्चों को लगता है कि यू आर एट रेस्ट जहां भी आप हो? No, sir. हैंड रेज कर लो यार, इनको लगता है हैंड रेज तो करना भूल लग रहा है तुम। जिन बच्चों को ये लगता है कि यू आर एट रेस्ट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप रेस्ट पे हो अभी या मोशन में हो? तो रेस्ट पे जिनको लगता है कि वी आर एट रेस्ट वो हैंड रेज करो। और कितनों को लगता है यू आर इन मोशन? ठीक है, तो देखो, जिन बच्चों ने बोला कि यू आर एट रेस्ट वो भी यहाँ पे सही है, जो बोल रहे हैं कि सर नहीं हम रेस्ट पे नहीं वी आर इन मोशन, तो वो भी यहाँ पे सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, वाइल डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जब मैं बता रहा हूँ कि या तो मैं रेस्ट पे हूँ या मैं मोशन में हूँ, तो आई एम कंसिडरिंग थ्री थिंग्स। पहली बात तो ये कि एक तो ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग्स को कंसिडर कर रहा हूँ, राइट, और फिर टाइम को कंसिडर कर रहा हूँ। तो चलो टाइम तो दोनों में सेम है कि भाई टाइम के साथ ही हमें पता पड़ेगा, तो इस पैरामीटर को हम हटा देते हैं। अब हम फोकस करते हैं दो चीजों पे, कि एक तो बच गया ऑब्जेक्ट और दूसरी बच गई उसकी सराउंडिंग्स। तो अब जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर वी आर एट रेस्ट, तो वो लोग रेफरेंस कौन से सराउंडिंग्स का ले रहे हैं? इमीडिएट सराउंडिंग, जो उनके आसपास की सराउंडिंग है, जैसे कि कंप्यूटर जहां पे आप बैठे हो वो हो सकता है, या फिर आप जिस फोन को यूज कर रहे हो दैट कैन बी योर सराउंडिंग्स, आसपास की दीवारें दैट कैन बी योर सराउंडिंग्स। तो आपने देखा कि सर हम लोगों के आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी दीवारें हैं, जो भी हैं हमारे आसपास रखा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, दिस मीन्स कि वी आर एट रेस्ट। तो बिल्कुल सही बात है। अब जिन बच्चों ने बोला कि सर हम तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उन लोगों का व्यू पॉइंट थोड़ा अलग था, वो लोग ऐसे देख रहे थे, वो अपने आप को यहाँ बैठा हुआ मान रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि सर सिंस द अर्थ, जहाँ जिस प्लेनेट पे हम हैं वो प्लेनेट खुद ही रोटेशन कर रहा है? और इसके बाद इसके साथ साथ वो सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन भी कर रहा है, और सन खुद अपने साथ एक्सपेंड हो रहा है, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी के साथ। तो सिंस द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो अगर रेफरेंस पॉइंट सन को ले लें या फिर अर्थ को ले लें या अर्थ के आउटसाइड जो भी बॉडीज है उनको ले लें, तो हम बोलेंगे कि सर वी आर इन मोशन।
तो अब जरूरी नहीं है कि आप लोग अर्थ को ही लो, आप बाहर कोई चीज मूव कर रही है, सपोज करो आपके घर के बाहर कोई गाड़ी जा रही है, कोई ऑटो जा रहा है, कोई साइकिल लेके जा रहा है, तो अगर उसको आप रेफरेंस पॉइंट मान लो तो वो आपके हिसाब से पोजीशन चेंज कर रहा है। या तो आप ये बोल दो कि सर वो मोशन में है, या ये बोल दो कि सर मैं मोशन में हूं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन जो वहां पे ड्राइव कर रहा है। अब देखो, अगर आप उसको अपनी सराउंडिंग मान लो तो आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस मीन्स यू आर इन मोशन। जिन्होंने अपनी सराउंडिंग्स अलग ली हैं, जैसे वॉल्स ली है, टेबल ली है, कंप्यूटर लिया है, वो बोल रहे हैं कि सर आई एम एट रेस्ट। तो दोनों की दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। ये सारा खेल सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप लोग सराउंडिंग्स क्या ले रहे हो, आप लोग सराउंडिंग्स क्या ले रहे हो, या आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप किस हिसाब से उसको देख रहे हो। जैसा आपका नजरिया होगा उस हिसाब से आपको फील होगा कि यू आर एट रेस्ट और यू आर इन मोशन। तो अब इस चीज से हमें दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन है कि एवरीथिंग इज मूविंग, सो मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज मूविंग का मतलब क्या हुआ भाई, आपने पढ़ा होगा बहुत पहले कि बिग बैंग थ्योरी थी, है ना। उसका क्या कंक्लूजन था कि जब क्रिएशन हुआ है, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल मास, उस मास के बाद बिग बैंग होने के बाद सारी चीजें क्रिएट हुई। अभी हमारा जो यूनिवर्स है ना, जितना भी यूनिवर्स है दैट इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। वो जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, दे आर इंक्रीजिंग देयर डिस्टेंस कंटिन्यूअसली विद ईच अदर। तो सारे के सारे ऐसे बाहर की तरफ एक्सपेंड होते जा रहे हैं। अब वो की तरफ हो रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन ऑल टुगेदर डिफरेंटली। अब वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, उसको छोड़ते हैं। बस ये देखो कि एक दूसरी चीजें मतलब एक्सपेंड हो रही हैं, सारे प्लेनेट एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। तो दिस मीन्स कि अभी रेस्ट पे तो कोई है ही नहीं, सब लोग मोशन में है। तो एवरीथिंग इज मोशन। तो कंबाइन, अब क्या बोल सकते हैं कि मोशन जो है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी किस किस की है, ऑब्जर्वर की और ऑब्जेक्ट की। जिसके रिस्पेक्ट में देखोगे और जिस ऑब्जेक्ट को देखोगे, वो हो गया हमारा ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट पेयर। तो ये हो गया बेटा कंबाइंड प्रॉपर्टी। तो दिस मीन्स कि एवरीथिंग इज मूविंग। अब रेस्ट क्या हो गया, मोशन तो समझ आ गया कि सब कुछ मूव कर रहा है, तो सर एवरीथिंग इज मोशन। बट अब देखो, देर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोशन या फिर नथिंग इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेस्ट। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अगर अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखा था, उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि सर मैं रेस्ट पे हूँ। और अगर आप दूर की सराउंडिंग्स को देखोगे तो आप बोल सकते हो कि सर आई एम इन मोशन। तो ना तो कोई चीज ऐसी होगी जिसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट मोशन है, ना कोई ऐसी चीज होगी जिसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट रेस्ट है। आप बस ये बोलोगे कि आई एम इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग्स, या फिर आई एम इन रिलेटिव मोशन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग। रिलेटिव मतलब रिलेटेड टू समथिंग, रिलेटेड टू व्हाट, ऑब्जर्वर। या तो ऑब्जर्वर से रिलेटेड हो, या फिर सराउंडिंग से हो, या फिर एक चीज और आएगी जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सिर्फ आपका देखने का नजरिया। जिस फ्रेम में आप बैठ के देख रहे हो उसी को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या जिस फ्रेम के रेफरेंस में आप देख रहे हो, फ्रेम कुछ नहीं होता भाई, फ्रेम इज जस्ट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी को आप फ्रेम बोल सकते हो सिंपल शब्दों में। हाँ बेटा, राधिका डाउट है आपको? ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ दो एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। ये एक बस थी, ठीक है। इसके यहाँ पे एक लड़का ये है जो इस बस को देख रहा है, बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। जैसे ही बस आगे जाती है तो ये क्या बोलेगा, ये लड़का अगर अपने आप को रेफरेंस लेता है तो ये बोलेगा कि सिंस बस हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मी, तो ये बस एक मोशन में है, ये बोल सकता है। या फिर ये इसको खुद को रेफरेंस लिया तो ये मोशन में बोल रहा है बस को, क्योंकि ये यहाँ पे बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। अगर ये पेड़ को रेफरेंस ले ले तब भी, सिंस बस हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री, तो ये क्या बोलेगा कि बस मोशन में है, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आगे होगा अगर ये लड़का इस बस के ऊपर बैठ जाए, तो अब ये बैठ के आगे जा रहा है बस के साथ साथ, तो अब क्या क्या बोलेगा ये कि ट्री इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बस है। ट्री इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बस, क्योंकि पेड़ पीछे जा रहा है। और अगर ये खुद को रेफरेंस लेके बोले तो भी बोलेगा कि ट्री इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मी। अब ये बताओ क्या इस लड़के के रिस्पेक्ट में ये बस पोजीशन चेंज कर रही है?
क्या ये बस इस लड़के के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है क्या? नो सर। नहीं कर रही। ये इस बस के ऊपर बैठा हुआ है, तो दिस मीन्स कि इसको जैसे जैसे समय बदलता जाएगा तो ये बस की पोजीशन इस लड़के के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, तो ये बोलेगा कि दिस बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। या फिर ये बोले पूरी बात बोले, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि रेस्ट पे है, कुछ मोशन पे, कुछ बोलेंगे कि दिस बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉय। लेकिन ये भी पूरी बात नहीं है। इससे भी कंप्लीट, अगर आपको बिल्कुल कंप्लीटली डिफाइंड और एक पूरी साइंटिफिक तरीके से बताना है तो आप बोलोगे कि सर दिस बस इज एट रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय। रिलेटिव रेस्ट मतलब पूरा टर्म यूज करो कि इट इज एट रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉय, यानी कि ये बॉय के अगर बॉय को आप ले रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये बस उसके कंपैरिजन में रेस्ट पे है। ठीक है, यही सब बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं बेटा, पढ़ लेना नोट्स में जब आपको मिलेंगे। इसके बाद चीज आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा मैंने आपको बताया था कि इट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर हम जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन या रेस्ट को कंपेयर करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है? देखो, जो प्रीवियस स्लाइड्स थे उनमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है? या तो ग्राउंड हो सकता है, भाई ग्राउंड के कंपैरिजन में देखें, ये ऑब्जर्वर, हमारा ऑब्जर्वर तो ये लड़का है। अब ये ग्राउंड के कंपैरिजन में इस बस को देख रहा है कि ये ग्राउंड था और ग्राउंड के कंपैरिजन में बस मोशन में है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फिर FOR लिख देते हैं इसको, F फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ग्राउंड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर यही ग्राउंड छोड़ो, अगर ये ट्री को ले लेता, ट्री के रेफरेंस में देखता, तो ट्री हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, या ये खुद को ले लेता रेफरेंस फ्रेम, तो ये हो जाता फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और डिफाइन करने का तरीका वही है कि अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये सब कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा कुछ बना दो इसको कि दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइप ऑफ मोशंस में हमने देख लिया कि काइनेमेटिक क्या होती है, रेस्ट और मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मोशन कितने टाइप का हो सकता है। जस्ट जितने डायमेंशंस को स्पैन करे उतने टाइप का मोशन। मान लो कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसको बोलेंगे इट इज 1D मोशन या मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर मोशन 2 डायमेंशंस में हो रहा है या फिर एक प्लेन में, तो उसको बोलते हैं 2D मोशन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन का तो आपको दिख गया कि एक बॉल है वो मूव कर रही है, या ग्रेविटेशन भी सिंगल डायमेंशन मोशन है तो वो नीचे गिर रहा है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, अगर मैं बॉल को थ्रो करता हूँ और वो ऐसे जाती है तो इसमें 2 डायमेंशन इंक्लूड करने पड़ेंगे, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो इसको 2D मोशन बोल दो। और अगर जनरल मोशन बोलो कि कुछ भी घूम रहा है, फेंक रहे हो, कैसे भी जा रहा है, तो उसको जनरल मोशन बोलेंगे या फिर 3D मोशन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई चीज रोटेट हो रही है और साथ साथ में जा भी रही है, मतलब कि जैसे क्या बोलोगे, मोशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ क्या कर रही है? रोटेट भी हो रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो रेवोल्यूशन इट सेल्फ इज ए 3D मोशन, और उसके बाद उस पर रोटेशन और सुपर इम्पोज है, यानी कि रेवोल्यूशन के साथ साथ रोटेशन भी हो रहा है। तो फिर वो एक कैटेगरी की अलग आ गई कि उसमें कोई स्पेशल केस नहीं है कि ना तो 1D है ना 2D है, वो 3D केस है। और उसके साथ साथ ये जनरल मोशन भी है क्योंकि रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, उसके अलावा और भी उस पर पैरामीटर्स लग रहे हैं। तो ये सब चीजें कंबाइन हो जाती हैं, तब कोई स्पेशल कैटेगरी ना रहे तो हम बोलते हैं इट इज जनरल मोशन। देखो, अब बात करते हैं, हमने देख लिया कि पोजीशन चेंज होती है तो स्टेट ऑफ मोशन होती है। अब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बट उस पोजीशन को मेजर करने के 2 तरीके हमारे पास, एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को मेजर करने के 2 तरीके, पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इन दोनों में अंतर क्या क्या है, जो भी आपको पता है बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? जिनको भी पता है बताते जाओ। हाँ पायल। Sir, distance, it is the length of actual path covered by the body, हम्म, and displacement, it is the length of shortest path between initial position and final position. ठीक है, स्नेह आप बताओ।
सर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सही है, और डिस्टेंस इट कैन नेवर बी नेगेटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। सही है, सही है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव हो सकता है मूविंग बॉडी के लिए। ठीक है, निशा। So distance covered by a body is the total length of actual path covered by traveling from initial and final velocity. और displacement एक चलो ठीक है, गरिमा आप बताओ। तो जो डिस्टेंस होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच होता है सर। सर उसका जो सर लेंथ होती है ना वो 2 पॉइंट्स के बीच की होती है, और डिस्प्लेसमेंट छोटे से छोटा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है सर इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सफिशिएंट इनपुट मिल गए। अभी मैं बताता हूँ, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज दे आर गोइंग टू बी बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। पहली बात तो ये है कि इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं हम, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जैसा आप सबने बताया कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, जितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल होगा वही होगा डिस्टेंस। और जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ हो या शॉर्टेस्ट पाथ हो, उसको बोलेंगे कि इट इज डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड रहेगा, डायरेक्शन का कोई उसमें रोल नहीं है। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनफैक्ट इट्स अ वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होके फाइनल पोजीशन को पॉइंट करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखो एक आपको दिख रहा होगा कि बंदा लड़का चल रहा है, इसने 0 से स्टार्ट किया, फिर ये गया 6 तक, फिर वापस आया 2 पे। तो इसने टोटल जो लेंथ थी पाथ की, यहाँ से आके यहाँ तक 6 मीटर, और 6 मीटर से वापस आया 2 पे, तो 4 मीटर का ये ट्रेवल किया। तो 4 और 6 इसने 10 मीटर का, तो जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल थी दैट इज 10 मीटर्स, है ना, 10 मीटर उसका। तो वो क्या हुआ, डिस्टेंस, जितना ये एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया दैट इज डिस्टेंस। अब मान लो आप घर से चलते हो, हैं, घर से गए आप पास में स्कूल में किसी गाड़ी में बैठ के, या स्कूल बस में बैठ के, या साइकिल पे, और फिर आप स्कूल जाके फिर वापस आ गए घर पे। तो आप मेरे को बताओ, जो आपने रास्ता ट्रेवल किया, क्या वो डिस्टेंस था या वो डिस्प्लेसमेंट था, जितनी दूरी आपने तय करी? क्या वो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, जितनी आपने दूरी तय करी स्कूल जाने और आने में? डिस्प्लेसमेंट। स्कूल गए फिर आए, तो जो पाथ था उसकी लेंथ जो है वो क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस सर डिस्टेंस। सोच सोच के बताओ, ऐसे नहीं, रैंडमली नहीं बनाएंगे, सोचो पहले कि वो आप यहाँ थे, ठीक है, ये आपका होम है, ठीक, ये आपका स्कूल है। आप स्कूल से पहले घर से चले, आप घर से चल के गए स्कूल, ठीक है, फिर घूमते 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 वापस आए घर जब आपकी छुट्टी हो गई थी। अब मुझे बताओ, जो ये येलो जो आपको पाथ दिख रहा है, इस पे आप चले, सॉरी ब्लू, ब्लू पाथ जो आपको दिख रहा है, इस पाथ पे आप चले हो, तो आपने क्या ट्रेवल किया? अब आप मेरे को बोलो कि सर मेरा घर मेरे से मेरे मेरे मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो जाते टाइम आप 2 किलोमीटर चले, आते टाइम थोड़ा घूम घाम के आए तो 2.5 किलोमीटर चल गए। तो टोटल जो आपने दूरी तय करी, क्या ये डिस्टेंस बोलेंगे इसको या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे? डिस्टेंस। कितने बच्चों को ये लग रहा है कि सर ये डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस बोलेंगे? और कितनों को लग रहा है सर ये डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट वाले खाली हाथ ऊपर रखो। देखो, इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल जहां से हम स्टार्ट हुए, होम, घर से चले थे और शाम को वापस कहाँ आ गए, घर पे ही आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट पोजीशन टू फाइनल। तो अब इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इट्स अ जीरो वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा यहाँ पे जीरो वेक्टर रहेगा, क्योंकि बेटा जहां से आप चले थे वहीं आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज जीरो, क्योंकि जहां से चले थे वहीं आ गए। अब जो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, जिस जिस रास्ते पे आप चलते हुए गए थे, तो वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ थी, जिस रास्ते मतलब जो रास्ता आपने कवर किया 2 किलोमीटर जाते टाइम, 2.5 किलोमीटर आते टाइम, तो दिस वाज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय यू। तो दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस बोलेंगे कि मैं 2 किलोमीटर जाते टाइम चला, 2.5 किलोमीटर आते टाइम चला, तो मैं कुल मिला के 4.5 किलोमीटर चला, तो वो 4.5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू। और इनिशियल घर से चले थे, घर को ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? इट इज जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थे। हाँ बोलो, उसने डाउट है बेटा? नो सर। ठीक। अब इसमें कितने बच्चों को वो है परेशानी कि सर वो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जिन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट बताया था उसको, उनको थोड़ी क्लैरिटी आई, थोड़ा समझ आया कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो मेरी सेम है। दिस मीन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, और जो दूरी मैंने बताई 4.5 किलोमीटर वो डिस्टेंस है। अब डाउट है किसी को इस चीज में? चलो अब देखो, ऐसे देखो, मान लो इस हिसाब से देख लो, ये बॉल थी, अब वो स्कूल घर था, वो उसी हिसाब से ये भी प्रॉब्लम है, वहां पे आप थे और स्कूल और घर था। यहाँ पे पोजीशन ए बी एंड सी है और ये एक बॉल है। बॉल पोजीशन ए से चल के पोजीशन बी पे गई, बी पॉइंट पे, बी के बाद वो वापस आई पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे आ गई बॉल, पहले ए से बी गई और फिर बी से सी पे आ गई। अब मैं बोलूं कि डिस्टेंस कवर्ड, कितना उसने दूरी चली है, तो वो क्या होगी? ए से सी, ए से बी की दूरी है ना, ए बी, भाई ए से बी की अगर मैं ए बी बोलूं इसको, तो ए बी प्लस बी से सी की दूरी, वो क्या है? बी सी। तो इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो दैट इज डिस्टेंस कवर्ड, है ना। अगर मैं बोलूं कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल तो ये थी, इनिशियल मतलब जहां से आप स्टार्ट हुए, फाइनल मतलब जहां पर आप पहुंच गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी क्या है? वो है ए सी। ए सी, तो ए सी तो दूरी है इसकी, और वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने लगूं मैं, तो वेक्टर फॉर्म में देखो कि इट विल बी अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पे उसका टेल होगा और फाइनल पे उसका हेड होगा, तो ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ ए से सी जा रहा है, तो इसको ए सी वेक्टर बोल दूं। वेक्टर मतलब इस पे एरो हेड लगा देता हूँ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द जो हमने ट्रेवल किए, ए बी वैक्टर प्लस बी सी, और इनका फाइनल जो वेक्टर सम आएगा वो आएगा ए सी। ए सी क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिफाइन कैसे होगा? टेल रहेगा इनिशियल पोजीशन पे और हेड रहेगा फाइनल पोजीशन पे, तो ए सी वैक्टर इसको बोलोगे। अब जो इनिशियली मैंने आपका डिस्टेंस कवर्ड लिखा था उसमें भी देखो ये वेक्टर ही थे, बस मैंने समझाने के लिए उसको ए बी और बी सी बोल दिया। वेक्टर ए बी का मतलब है कि इट इज वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसने किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी था, उसका आप मैग्नीट्यूड ले लो खाली। फिर बी से सी डिस्प्लेस हुआ, तो बी सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, उसका भी आप मैग्नीट्यूड ले लो। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और उसको बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड। फिर आती है डिस्प्लेसमेंट की बात कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द सिंपल वेक्टर सम, वेक्टर ए बी में वेक्टर बी सी ऐड कर दो तो मेरे पास आएगा ए सी, तो दैट इज वेक्टर सम ऑफ द थिंग। ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर आपको पहले बता दिया था, सिर्फ यहाँ नोट्स के प्रोस्पेक्टिव से डाल दिया है कि ये पोजीशन वेक्टर हमें किसी भी पॉइंट पी की पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जो 0 0 0 है उसके कंपैरिजन में पॉइंट पी की मुझे पोजीशन बता देगा। ऐसे वेक्टर को मैं बोलता हूँ इट इज ए पोजीशन वेक्टर। लिखने का तरीका हमने देखा था, वेक्टर्स पढ़ रहे थे कि आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। एक्स कंपोनेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यानी कि आई कैप डायरेक्शन में, वाई कंपोनेंट है पॉजिटिव वाई एक्सिस में यानी कि जे कैप डायरेक्शन में, और जेड कंपोनेंट है उसका पॉजिटिव जेड एक्सिस में यानी कि के कैप डायरेक्शन में। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस।
सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने देख लिया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट लेंथ किसकी, फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 की शॉर्टेस्ट दूरी कौन सा बताएगा वेक्टर, जो पॉइंट P1 से स्टार्ट होगा और पॉइंट P2 की तरफ जाएगा, यानी पॉइंट P1 पे उसका टेल होगा, पॉइंट P2 पे उसका हेड होगा। अब ऐसे वेक्टर को आप, और एक स्ट्रेट वेक्टर है तो मतलब सीधे ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगी, तो इस वेक्टर को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा भी था कि इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल वाले माइनस कर दो, यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो x2 क्या था, x2 वाज कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पोजीशन, p2 इसकी फाइनल पोजीशन है, क्यों, p1 से डिस्प्लेस होकर p2 पे आया है ऑब्जेक्ट, तो p2 इसकी फाइनल पोजीशन है जिसका x कोऑर्डिनेट है x2। तो फाइनल पोजीशन के x कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पोजीशन का x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो जो कि है x1। तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो जी, अब आती है आगे बात क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉय स्टार्ट करता है पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, होम से स्टार्ट होके जाता है 500 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 500 मीटर चलता है ये साउथ की तरफ, फिर 400 मीटर जहां पे पहुंच जाता है 500 मीटर चलने के बाद, उसके बाद 400 मीटर चलता है वेस्ट की तरफ, फिर कहीं पहुंचेगा, फिर उस पोजीशन से 200 मीटर चलेगा ये नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ चलने के बाद फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपने स्कूल में। तो फाइनल पोजीशन इसकी स्कूल है और इनिशियली स्टार्ट करा इसने होम से। अब मुझे बताना है आपको कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग बताएंगे कि इस लड़के ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉय। फिर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, यानी कि घर से चल के होम तक गया है, तो होम से स्कूल तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको डिफाइन करना है हमें, उसकी वैल्यू निकालनी है और डायरेक्शन। तो स्टार्ट करो। अब देखो इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये डायरेक्शन ले रहे होते हैं, क्योंकि मैप पे हम बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ऊपर मानते हैं, तो वही यहाँ पे मान के चलेंगे, उस हिसाब से आप लोग सब इसको करो। नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ नीचे, ईस्ट इज ऑन द राइट साइड और वेस्ट लेफ्ट साइड में। तो करो बेटा, डिस्प्लेसमेंट कर लो कि और डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, तो वो मुझे दे ही रखा है, करो। पहले डिस्टेंस निकाल लो। देखो पॉइंट ऐसे ले लो, एक होम लिया आपने, पॉइंट लिया H, इस पॉइंट को मान लो मैं होम लिख देता हूँ। होम से पहले कहाँ चल रहा है, ही वॉक्स 500 मीटर ड्यू साउथ, यानी साउथ की तरफ 500 मीटर चला लो, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो नोटबुक पे, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया कि सर ये चला 500 मीटर, ठीक है। फिर जहां पहुंच गया उस पॉइंट से 400 मीटर वेस्ट की तरफ फिर चलता है, वेस्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो इस पॉइंट से वेस्ट ड्रॉ कर लो ऐसे, ये कितना, ये 400 मीटर, ठीक है। अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स बना रहा हूँ बेटा, कि एक्चुअल में तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, बट उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ सबका और जोड़ दूं, उसी को मैं डिस्टेंस बोलता हूँ। तो 400 मीटर चल गया। अब फिर 200 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, 200 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, तो ये 200 मीटर चल गया जी। ये सब चलने के बाद कहाँ पहुंच गए, ये
ये पहुंच गए स्कूल में, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं स्कूल। ठीक है, पॉइंट एच मतलब होम है, पॉइंट एस मतलब स्कूल है। तो एच से चलकर पॉइंट एस तक पहुंच गया ये। तो इसने कितनी दूरी टोटल कवर करी, चल के कितना गया है वो बताओ मेरे को, जितना ही चला है टोटल उसकी लेंथ वही होगा मेरा डिस्टेंस। कितने बच्चे निकाल पाए इसको? सर 1100 मीटर। सर यस 1100 मीटर। 1100। यस सर, यही आंसर है। हाँ, तो टोटल लेंथ जो है पाथ की जो वो चला वो कितना है, पहले 500 मीटर चला, फिर 400 मीटर, फिर 200 मीटर। सर तो इस सब मिलके क्या हुआ, डिस्टेंस क्या आएगा, 1100 मीटर। है ना? तो सर 1100 डिस्टेंस मीटर आता है। डिस्टेंस होता है कि लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो उसने पाथ कवर किया एक्चुअल में वही उसकी लेंथ है। तो पहले 500 चला था नीचे यानी साउथ की तरफ, फिर 400 चला लेफ्ट की तरफ, फिर 200 चला नॉर्थ की तरफ, इन सबको जोड़ दो तो आएगा 1100 मीटर। तो यही क्या हुआ, ये मेरा डिस्टेंस हुआ। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें दो चीजें आएंगी, देखो पहला तो डिस्टेंस था तो स्केलर क्वांटिटी थी, तो उसमें 1100 आया, प्लस उसके साथ साथ एक यूनिट आ गया ज्यादा से ज्यादा, यानी कि 1100 मीटर। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में मैं क्या जानता हूं कि इनिशियल पॉइंट्स में, यानी कि होम से स्टार्ट हुआ था, वहां से चलकर स्कूल की तरफ जाने वाला वेक्टर, ऐसा वेक्टर ये होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसका टेल जो है वो इनिशियल पॉइंट पे रहेगा यानी कि होम पे, और हेड जो है, हेड मतलब क्या भाई, तीर होता है ना ये, एरो, एरो का हेड जो होता है वो फाइनल पोजीशन पे रहेगा। तो फाइनल पोजीशन इसकी स्कूल है और इनिशियल होम था, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक, अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का क्या होता है भाई, उसकी लेंथ के बराबर ना, जितनी वेक्टर की लेंथ उतना उसका मैग्नीट्यूड। तो ये ग्रीन कलर वाली अगर मैं लेंथ निकाल लूं इसकी वेक्टर की, तो मुझे इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड पता पड़ जाएगा। और दूसरा वेक्टर के साथ होती है डायरेक्शन, डायरेक्शन यहां से पता पड़ गई कि सर इनिशियल वेक्टर से अगर थीटा पता पड़ जाए, यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से मुझे थीटा पता पड़ जाए, तो आई कैन से कि ये साउथ डायरेक्शन से इतने डिग्री एंगल पे है। तो थीटा अगर पता चल जाए किसी तरीके से, और किसी तरीके से लेंथ पता चल जाए, तो मैं निकाल पाऊंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। अब बताओ, इस तरीके से ट्राई करो सब लोग, 1 मिनट 2 मिनट ट्राई करो आप लोग, है ना? एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो ऐसे कर लो। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल के अंदर आपको कुछ करके इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन जो डॉटेड ग्रीन कलर की बनाई है, इस हिसाब से देखो एक ट्राइंगल येलो कलर का बन गया। इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके आपको मेरे को बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। ऑरेंज कलर का जो वेक्टर दिख रहा है उसकी लेंथ, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये मेरे को आप बताओ, साथ साथ थीटा भी अगर निकाल पाओ तो बहुत अच्छी बात है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं कम से कम, सब लोग ट्राई करो। टाइम चाहे ज्यादा भी ले लो, लेकिन सोल्व करो यार, सोल्व नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन होंगे नहीं। पूरा टाइम दे रहा हूं मैं, जब तक आपको चाहिए टाइम पूरा टाइम लो और इसको सोल्व करो। मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ, है ना? लेंथ मिल सकती है क्योंकि मुझे एक ये ट्राइंगल जो दिख रहा है इसमें एक साइड तो मुझे पता है नीचे वाले की 400 मीटर है, तो दूसरे वाले साइड निकाल लो कैसे आएगी, फिर उसमें कुछ कुछ फॉर्मूले सेट करके मेरे को लेंथ बताओ।
हुआ क्या किसी से? कर पाए क्या? लेंथ तो निकाल पाओगे यार इस वेक्टर की? अच्छा, क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? यस। मुझे इस ऑरेंज कलर के वेक्टर की लेंथ निकालनी है, ठीक है? या फिर इस ट्रायंगल जो आपको येलो कलर का शेडेड ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल की जो ऑरेंज साइड है ना, उस साइड का वैल्यू निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, निकालो। सर 900। 900 गलत आंसर बेटा। सर 500। सब लोग सर करो। 800। सब नहीं नहीं, तुक्के मत मारो, सब लोग करो। एक सही आंसर आ चुका है वैसे। सर 500 मीटर। 500 कितनों का 500। आया है? ठीक है, ठीक। सर √4100। रुक जाओ, नहीं, आंसर तो 500 ही है। ठीक है, देखो भाई, इतना तो यार करना पड़ेगा आप लोगों को। देखो, नीचे वाली लेंथ तो मुझे पता है कि इट इज 400। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ 400 है, तो सेम ही है। अब यस मुझे सर। ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकलेगी? भाई 200 तो ये है और 500 ये है, तो 500 में से 200 माइनस कर दो तो मुझे ये वाली मिल जाएगी, है ना? 500 यहाँ से हो, नीचे टोटल था ना, 500 तो ये टोटल था, और इसमें 200 ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो बचा हुआ कितना? दैट इज 300 मीटर। एक साइड 300 मीटर, दूसरी साइड 400 मीटर, तो तीसरी साइड क्या आएगी? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी 30 स्क्वायर, के। है ना? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, एच इक्वल टू √ 90,000 प्लस ये। इसको करोगे सोल्व तो एच की वैल्यू जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी 500 मीटर्स। तो ये आ गया 500 मीटर। 500 मीटर क्या आई? लेंथ आ गई। अब एंगल थीटा कैसे निकलेगा बताओ? भाई साइड पता पड़ गई ट्रायंगल में, अब थीटा कैसे निकालोगे? चाहे तो टेंजेंट लगा लो, चाहे कोसाइन लगा लो, चाहे साइन थीटा लगा लो, जो भी लगाओगे वो फॉर्मूला लगाओ और थीटा बताओ। कितने बच्चे कर पाएंगे इसको? थीटा कितने बजे निकाल पाओगे? करो, शाबाश करो। सबसे आसान तरीका है टेंजेंट थीटा निकाल लो। थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, मान लो टेंजेंट थीटा, ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। अब मुझे परपेंडिकुलर देखना है किस ट्रायंगल में? यही येलो कलर का जो शेडेड ट्रायंगल है, इसी में परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर रहा हूं।
तो थीटा जो होता है उसके जस्ट अपोजिट वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट साइड वाले को बोलते हैं बेस। तो पी क्या है यहाँ पे, कितना है परपेंडिकुलर की वैल्यू, 400 और बेस क्या है 300 300। तो 300 मुझे पता चल गया कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 400/300, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/3। अब थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। यहां तक कौन आया था, यहां तक कितने बच्चे पहुंच पाए थे अब खुद से। अब बस यहां तक आ गया तो मैं मान लूंगा कि ठीक था, तुम्हारा अप्रोच सही था, आंसर सही है। बस दिक्कत यहाँ पे ये है कि 4/3 पे टेंजेंट इनवर्स नहीं पता है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 53 डिग्री होगा, ये 53 डिग्री होगा, 53 डिग्री। अब ये कैसे होगा, आपको जब मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक मैजिक ट्रायंगल नाम की चीज दिखाई थी मैथमेटिकल टूल्स में, याद करो। 3 यस 4 yes 5, ये वाला एंगल 37 डिग्री, ये वाला एंगल 53 डिग्री। जो मोस्ट यूज्ड एंगल्स हैं 53 और 37, इनमें जो ट्राइंगल बनेगा उसकी साइड इस रेशियो में होंगी 3 4 और 5। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी यही है कि यहाँ पे ना हम एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में कंसर्न नहीं होते, हम सिर्फ रेशियोज के बारे में कंसर्न होते हैं। तो देखो ये एंगल भी तो वैसा ही ये ट्राइंगल भी तो वैसा ही बन रहा है, बस इसकी साइड यहाँ 300 है, यहाँ 400 है और यहाँ 500 है। तो रेशियो तो सेम है साइड्स का, 300:400 ले लो या 3/4 ले लो। भाई ये दोनों चीजें तो बराबर है ना। देखो मैं 300/400 लिखूं या मैं लिखूं 3/4, तो दोनों बराबर है ना, 2 जीरो उड़ा दूंगा तो 3/4। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है। अगर आप ये रेड कलर वाला ट्राइंगल है, इसके लिए चाहे आप टेंजेंट थीटा निकाल लो, इसके लिए टेन थीटा निकालोगे तो इस देखो ये 53 है ना, इसी की जगह थीटा ले रहा हूं मैं, थीटा इक्वल्स टू ये, तो टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर 4/, 3 4/3 आवाज आ रही है बेटा, हेलो। yes sir हाँ मेरा इंटरनेट एकदम से पता नहीं कैसे चला गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, रेशियोज के बारे में देख रहे थे ना। तो एक बार देखता हूँ यार, नेट होता है तो मैं बताता हूँ, फिर ये फिनिश करके चलते हैं। देखो एंगल्स के बारे में देख रहे थे, एज फार एज द रेशियोज आर सेम, तो टेंजेंट थीटा देखो इधर भी 4/3 आया, यहाँ भी 4/3 आया। तो यही बात है कि आपको एक मैजिक ट्रायंगल अगर याद है कि 3:4:5 जिसकी रेशियोज होती है, वहां पे एंगल होगा 37 डिग्री और 53 डिग्री।
तो बेटा इस तरीके से आप निकाल सकते थे कि आपको पता चला कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3 वो कैसे आएगा 4/3 यानी कि 53। अब ये सब याद है तो अच्छी बात है, और अगर ट्राइंगल ही याद होता तो आपको थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको 400 दिख रहा है, 300 दिख रहा है, 500 दिख रहा है, तो ये वाला थीटा क्या होगा 4/3। तो सर बड़े वाली साइड के अपोजिट वाला 53 डिग्री और छोटे वाले के अपोजिट वाला 37 डिग्री। तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे ना, ये ध्यान रखो कि क्या कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ आ गई 500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल आ गया 53 डिग्री। तो क्या हमने वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया कि सर ये 53 डिग्री पे होगा और 500 मीटर उसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो ये डिफाइन हो गया, यही सॉल्यूशन इसके पीछे दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लोगे। ठीक है, बाकी करेंगे हम लोग कल। चलो भाई।